Welcome everyone to day 14 of Python backend series, and today we will continue our backend session. In last session we looked at होस्ट बेसिकली, और हमने कुछ होस्ट की टाइप देखी थी जिसमें हमने वेब ब्राउज़र्स को डिस्कस किया था, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस, स्क्रीन रीडर्स, बॉट्स या क्रॉलर्स, आईओटी और एआई एजेंट्स के डिस्कस किया था। तो उसमें हमने लास्ट टाइम हमने बिल्कुल एचटीटीपी को डिटेल से देखा था। और उस सेशन का मकसद ये था कि हमें पता चले कि हमारे पास अभी हम बैकएंड सर्वर के ऊपर काम करेंगे या बैकएंड फ्रेमवर्क पे। तो बैकएंड फ्रेमवर्क जो है वो किस किस्म की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और उसके रिस्पांस में उसने क्या जवाब देना है। तो उसका उसकी असेसमेंट के लिए हमने कल एच प्रोटोकॉल को डिटेल से देखा था। और अगर मैं उसको रिकॉल करूं तो हमारे पास सिंपल एक क्लाइंट होता है, और क्लाइंट हमारे पास ब्राउज़र या कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमने कल डिटेल से देखी थी, जिसको हम जिसका जो कॉमन नेम है या जो इसका जो एक्चुअल नेम है वो यूज़र एजेंट है। और क्लाइंट के पास यूज़र जो है वो क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है, और क्लाइंट जो है वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है। हमारे केस में वो सर्वर वेब सर्वर है। सर्वर की और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेब सर्वर है। और दरमियान में जो ये जो दो लाइंस हैं, इसके दरमियान में हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास इंटरनेट है। तो इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के थ्रू हमारे पास रिक्वेस्ट आती है वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर जो है फिर उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से वो क्लाइंट को जवाब वापस भेजता है। उसमें से एक चीज़ हमारे पास डेटाबेस है, दूसरी चीज़ हमारे पास फाइल स्टोरेज या फाइल सर्वर हो सकता है, या और तीसरी चीज़ हमारे पास लॉगिन की इंफॉर्मेशन हो सकती है या ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन इन तीनों के बगैर अकेला वेब सर्वर भी चलता है और वैलिड वेब सर्वर है। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि आपके पास ये जो डेटाबेस है, ये फाइल सर्वर है, ये नीचे चाबी जो बनी है तो ऑथेंटिकेशन की डिस्कस कर रहा है, तो ये तो वेब सर्वर के अंदर बिल्ट इन होगा, बेसिकली वेब फ्रेमवर्क में बिल्ट इन होगा। फ्रेमवर्क और सर्वर को हम डिटेल से भी देखते हैं। लेकिन ये जो फाइल सर्वर है और ये जो डेटाबेस है, ये लाजमी नहीं है कि ये उसी कंप्यूटर पे हो जिस कंप्यूटर पे वेब सर्वर है। तो बेसिकली सर्वर क्या है, सर्वर भी एक कंप्यूटर है और क्लाइंट भी एक कंप्यूटर है। क्लाइंट किसी और जगह पड़ा है और सर्वर का कंप्यूटर किसी और जगह पड़ा है, और वो दोनों आपस में इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं। अब ये जो डेटाबेस है, ये हो सकता है कि इसी कंप्यूटर पे पड़ा हो जिस कंप्यूटर पे सर्वर पड़ा है, और फाइल भी उसी कंप्यूटर पे मौजूद हो जिस कंप्यूटर पे सर्वर है, या फिर दोनों इंटायरली डिफरेंट जगह पे हो सकते हैं कि डेटाबेस किसी और कंप्यूटर पे और वेब सर्वर और वेब सर्वर वाला कंप्यूटर डेटाबेस वाले कंप्यूटर से बात करने के लिए भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। और सेम केस फाइल के साथ भी हो सकता है। तो इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं या इसको मज़ीद डिटेल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल रखते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि डेटाबेस और फाइल दोनों उसी वेब सर्वर के ऊपर है या उसी कंप्यूटर पे है जहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट की तरफ से। तो क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझता है और क्लाइंट को जवाब वापस भेजता है जिसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। और इन दोनों चीज़ों का नाम है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास एक क्लाइंट होता है जो कि हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट को हमने कल डिटेल से देखा था, रिक्वेस्ट के तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट में टोकन आता है या रिक्वेस्ट की टाइप आती है, जैसे गेट, पोस्ट या बाकी, पुश, पैच, डिलीट। उसके बाद आप एड्रेस बताते हैं सर्वर का। नॉर्मली जब हम यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं www.google.com, या पीछे हम प्रोटोकॉल भी बताते हैं HTTP या HTTPS www.google.com। लेकिन एक्चुअली जो हमें इंटरनेट पे सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो एड्रेस चाहिए होता है वो आईपी एड्रेस चाहिए होता है। और आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं हमारे पास, लोकल आईपी एड्रेस हो सकते हैं या ग्लोबल आईपी एड्रेस हो सकते हैं। लोकल आईपी एड्रेस या तो वो 10 से स्टार्ट होते हैं, या वो 172.16 से स्टार्ट होते हैं, या 192.168 से स्टार्ट होते हैं। इनमें जो
127 वाला जो है ग्लोबल एड्रेस, लोकल एड्रेस सॉरी, ये एक एक्सेप्शन है कि ये एक लूप बैक एड्रेस है। बेसिकली ये हमारे सिस्टम में रिज़र्व होता है कि सिस्टम उसको इंटरनली यूज़ कर सकता है। यानी आप इसको दूर भी समझ सकते हैं और इसको करीब भी समझ सकते हैं। दूर का एड्रेस भी और करीब का एड्रेस यही है। तो इसका स्पेशल यूज़ केस होता है, ये डेवलपमेंट में काम आता है या टेस्टिंग में काम आता है। बाकी जो एक्चुअल लोकल आईपी एड्रेस होते हैं वो ये 3 की रेंज के होते हैं हमारे पास, जो बेसिकली 3 क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारों से हट के अगर कोई आईपी एड्रेस है तो वो हमारे पास आम तौर पे ग्लोबल ही होगा। और ग्लोबल आईपी एड्रेस जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो गूगल का अपना आईपी एड्रेस होता है, लेकिन ये नंबर याद रखना मुश्किल है। जैसे अगर हमारे पास हमने मल्टीपल कॉन्टैक्ट सेव किए हुए हैं सिर्फ नंबर्स के साथ, यानी हमने उनका नाम नहीं सेव किया हुआ, सिर्फ नंबर सेव किए हुए हैं, तो कौन सा नंबर किस बंदे का है ये जानने में मुश्किल होती है, तो हम उनके नंबर के साथ एक नाम रख लेते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि आप इस नंबर के साथ एक नाम रख लेते हैं, जैसे www.google.com। और ये वाला काम जो है ये डीएनएस आपको प्रोवाइड करता है। डीएनएस का मकसद है कि वो आपको ये नाम चेंज करके दे। यानी जब आप उसे कोई नाम बताते हैं तो उसके बदले में वो आपको नंबर बताता है कि ये नाम किस नंबर पे मौजूद है। और एक्चुअली आप वो नंबर डायल करते हैं और आप जाके उस सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो पोर्ट नंबर चाहिए था, जो हमने देखा था कि इसको हम एक्सटेंशन समझ सकते हैं। और एच के केस में ये 80 है और HTTPS के केस में 443 है। और इसके बदले में हमें सर्वर से रिस्पॉन्स आता है। लेकिन सर्वर खुद क्या करता है, सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट, क्लाइंट के लिए रिक्वेस्ट का इंतज़ार करता है और उसको सुनता है। यहाँ पे एस जो है वो डिफरेंट कलर से लिखने की कोशिश की थी कि आपके पास एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल क्लाइंट्स से रिक्वेस्ट आती हैं। यहाँ पे सर्वर्स नहीं था, यहाँ पे क्लाइंट्स बनता है कि आपके पास एक सर्वर पे मल्टीपल क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती हैं। उन रिक्वेस्ट को वो समझता है, हल करता है और फिर जवाब वापस भेजता है, जिसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। क्लाइंट और सर्वर के बातचीत के तरीके को हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मेथड भी कहते हैं। और हमारे पास, हम अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें या एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इसको डिस्कस करें, तो क्लाइंट हमारे पास बिल्कुल ऐसे है जैसे एक रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट पर जाके कस्टमर्स बैठते हैं और ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर जाता है बैकएंड के ऊपर या ऑर्डर जाता है सर्वर के पास, जहाँ पे उस ऑर्डर को प्रोसेस किया जाता है और कंप्लीट किया जाता है, जिसको हम हमारी एग्जांपल में या हमारी एनालॉजी में वो किचन समझ सकते हैं हम उसे। और अगर किचन को एक्स्ट्रा सामान लेने के लिए या कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए स्टोर में जाना पड़े, तो उस स्टोर को हम अभी के लिए डेटाबेस कहते हैं। तो क्लाइंट वो चीज़ है जिससे यूज़र, जिसको यूज़र यूज़ करके आपके पास रिक्वेस्ट भेजता है। कल जो हमने पाइथन के अंदर नेटवर्किंग की थी, वो सारे का सारा जो हमने काम किया था वो हम सब क्लाइंट साइड पे कर रहे थे। हमने मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी थी मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर, और फिर वहाँ से जो जवाब आया था हमने वो प्रिंट करके देखा था मुख्तलिफ तरीके से। आज जो हम या गोइंग फॉरवर्ड जो हम काम करेंगे वो हम सर्वर के ऊपर काम करेंगे और फिर इवेंचुअली जाके डेटाबेस को इसके कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा कंप्लीट बैकएंड कैसे बनता है। तो बैकएंड के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास, क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस। क्लाइंट्स जो है हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। हमारे पास, सॉरी, सर्वर्स हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। हमारे पास वेब सर्वर्स होते हैं, जिसकी एग्जांपल में हमारे पास अपाचे है, इंजन एक्स है, टॉम कैट है या कैडी है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे वाटर, H2O, फिरॉन है, मल्टीपल हैं। ये ज़रा मॉडर्न है। कैडी भी मॉडर्न है, कैडी गो के अंदर है। टॉम कैट जो है वो जावा के अंदर था। इंजन एक्स जो है वो C++ में है। अपाचे आई गेस जावा में ही होगा। तो फेरॉन जो था वो रस्ट में है और H2O वो भी रस्ट में है। इसके अलावा हमारे पास डेटाबेस सर्वर्स मुख्तलिफ जो हमने नाम सुने भी हुए हैं, उसमें सबसे जो पहला सर्वर था वो ओरेकल था। ओरेकल ने ही सीक्वल को पॉपुलराइज करवाया था, जबकि सीक्वल एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था। तो या उसके अलावा हमारे पास माई सीक्वल है, पोस्टग्रेस है, हमारे पास सीक्वलाइट है जो हमने देखा था लास्ट टाइम पिछले सेशंस में। हमारे पास ये सारे जो हैं ये एक ही कैटेगरी के हैं कि सब सीक्वल बेस्ड है।
और अगर हम नॉन सीक्वल की बात करें तो हमारे पास जो पॉपुलर डेटाबेस है वो मोंगो डीबी है। इसके अलावा और भी हैं नो सीक्वल में भी। और एआई की वजह से तो और चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं कि हमारे पास वेक्टर डेटाबेसेस भी आ गई हैं। लेकिन हमारे पास मेल सर्वर्स होते हैं जिसमें सबसे पॉपुलर जी मेल है, याहू मेल है, आई क्लाउड है, या अगर आप सेल्फ होस्टिंग करें तो आपके पास प्रोटोन मेल है। और भी हैं। इसी तरह फाइल सर्वर्स होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं। डीएनएस सर्वर की हमने बात की थी कि वो आपको, आप उसे नाम भेजते हैं और उस नाम से उस नाम का रेलिवेंट नंबर वो आपको रिटर्न करता है, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट के ऊपर, जिसको आप गूगल ड्राइव कहते हैं, हमारे पास एफ सर्वर्स हैं। इसी तरह हमारे पास गेम सर्वर्स हैं। और जो हमारे पास पबजी और जो बाकी ऑनलाइन गेम्स हैं, वो एक अच्छी एग्जांपल है गेम सर्वर्स की। उसमें आपको गेम सर्वर से तो इंटरेक्ट करने का डायरेक्ट मौका नहीं मिलता, आप गेम के थ्रू गेम सर्वर से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ पॉपुलर गेम सर्वर की अगर बात करूँ तो एक था गेमर अरीना, आई थिंक काफ़ी पुराना था। तो इस पे मल्टीपल डिफरेंट गेम्स आप ना ऑनलाइन खेलते थे लोगों के साथ। खैर, हमने इसकी तो बात की कि अपाचे एंजन एक्स और ये सारी चीज़ें, तो हमने कहा कि ये सब वेब सर्वर हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेस है नोड के अंदर, या पीएचपी का जो लारावेल है, या पाइथन का फास्ट एपीआई, या पाइथन का जो जेंगो है, ये क्या चीज़ें हैं? ये क्या वेब सर्वर नहीं है? इसको लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि टेक्निकली ये वेब फ्रेमवर्क है, ये वेब सर्वर्स नहीं है। और वेब सर्वर वही हैं जो हमने पीछे नाम देखे हैं। जो हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं बैकएंड बनाने के लिए, उनको हम उनका जो टेक्निकल नाम है वो है वेब फ्रेमवर्क्स। तो कल हमने सॉकेट्स और यूआरएल लिब को डिस्कस किया था। तो सॉकेट्स का मकसद था रिक्वेस्ट भेजना फ्रंट एंड के ऊपर, यूआरएल लिब उसको आसान कर देता था। तो अगर वो याद हो तो हमने कहा था कि वो टूल्स हैं जिसके थ्रू आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। लेकिन हमने कहा था कि वो ब्राउज़र का हिस्सा होते हैं। हमने ब्राउज़र बनाने की भी एक छोटी सी कोशिश की थी यूआरएल लिब के थ्रू। तो जैसे सॉकेट या यूआरएल लिब यूज़ करके हम ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं, लेकिन ब्राउज़र बना नहीं सकते। ब्राउज़र एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, और ये सॉकेट्स और यूआरएल लिब को जो हमने रेप्लिकेट किया था वो एक डिफरेंट चीज़ थी। इसी तरह जो हमारे पास वेब फ्रेमवर्क है वो एक डिफरेंट चीज़ है, और वेब सर्वर एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। वेब सर्वर का काम सिर्फ इतना है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ट्रेडिशनली। आगे वेब सर्वर काफ़ी मुख्तलिफ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेन जो उसका काम है, जैसे हमारे पास मोबाइल्स थे ना, उनका मेन काम है कॉल मिलाना और कॉल रिसीव करना। इसी तरह क्लाइंट और सर्वर का मकसद है कि क्लाइंट कॉल करता है और सर्वर उस कॉल को रिसीव करके जवाब देता है। अब आगे हमारे पास स्मार्टफोन आ गए तो उनमें एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए, इसी तरह सर्वर में हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए, लेकिन उसका जो फंडामेंटल मकसद था सर्वर का वो था कॉल रिसीव करना और जवाब देना, और क्लाइंट कॉल भेजता है। तो हमारे पास अ, हमने कल सॉकेट्स और यूआरएल लिब की बात की थी, लेकिन सॉकेट्स और यूआरएल लिब जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट है, और जो आज हम बात करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम वेब फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे, कल हमने लाइब्रेरीज़ की बात की थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में और फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क है। तो लाइब्रेरी जो है वो हमें जैसे हमें ना लाइब्रेरी बना बनाया कोड प्रोवाइड करती है और हम उसको यूज़ करते हैं, और फ्रेमवर्क भी हमें बना बनाया कोड प्रोवाइड करता है और हम उसे यूज़ करते हैं। लेकिन लाइब्रेरी जो है वो आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती कि आप उसे किस तरह यूज़ करते हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाइब्रेरी आपको फुल कंट्रोल प्रोवाइड करती है। लाइब्रेरी आपको बताती है कि आपके पास ये चीज़ें हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको एनर्जी के साथ बताऊं तो आप लेट्स से कि आप कहीं कॉल करते हैं और आपके पास फ़ोन है, और आपको पता है कि ना आप उससे नंबर डायल कर सकते हैं और कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। तो हम फ़ोन को एज अ लाइब्रेरी समझते हैं कि आपके पास फ़ोन एक लाइब्रेरी है, और आप उसके थ्रू कोई भी नंबर डायल कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, और फ़ोन आपको बताता है कि नंबर किस तरह डायल करना है, कहाँ पे डायल करना है, और कॉल करने के लिए कौन सा बटन दबाना है, और कॉल को सुनना कहाँ से, आवाज़ कहाँ से आएगी, और आपने जब बोलना है तो वो कहाँ से बोलना है, स्पीकर उसका माइक्रोफोन किधर है, और कॉल अगर काटनी है तो किस बटन से काटनी है। तो वो आपको टूल्स प्रोवाइड करता है कि आप
ये टूल ये काम करता है और इसको ऐसे यूज़ करना है। लेकिन फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क जो है ना आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि ये काम इसी तरह से करना है। लाइब्रेरी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, लाइब्रेरी आपको बता देती है कि ये चीज़ें आपके पास हैं, इनको जिस तरह मर्जी यूज़ करें। फ्रेमवर्क जो है वो आपको लिमिट करता है कि आपने इन चीज़ों को ऐसे ही यूज़ करना है। अगर मैं अपनी एनालॉजी में वापस जाऊँ तो हम फ़ोन के अंदर सिम कार्ड डालते हैं। तो सिम कार्ड जो है वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर जो है, आपकी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपके ऊपर कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है कि आपकी सिम में बैलेंस होना चाहिए, आप इस नेटवर्क पे कॉल कर सकते हैं, आप आउटगोइंग कॉल के इतने पैसे देंगे, इनकमिंग कॉल जो है आपकी फ्री है, आप दूसरे मुल्क में कॉल नहीं कर सकते, या कर सकते हैं उसका रेट ये होगा। तो वो आप पे रूल्स अप्लाई करता है और आपको फ्रीडम जो है वो नहीं देता, लेकिन वो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प देता है जो आप अकेले नहीं कर सकते थे। यानी फ्रेमवर्क जो है मल्टीपल लाइब्रेरियाँ जोड़ता है, उनको इकट्ठा करता है और आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि इनको इसी तरह यूज़ करना है। लाइब्रेरी जो है वो आपको टूल्स प्रोवाइड करती है और आपको बताती है इस टूल का नाम ये है और ये करता है, आगे आपकी मर्ज़ी, आप इसे जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल लिखिए कि जे क्यूरी जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और लेकिन एंगुलर जो है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो हम अपनी एनालॉजी में वापस हम अपने पाइथन के इकोसिस्टम में वापस आए। तो कल जो हमने सॉकेट्स और यूआरएल लिब किए थे वो हमारे पास थे लाइब्रेरीज़, और आज जो हम करेंगे फ्लास्क, वो हमारे पास है वेब फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का, कि फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर लाइब्रेरीज़ होती हैं मल्टीपल, यानी फ्रेमवर्क मल्टीपल लाइब्रेरीज़ को यूज़ करता है और आपके कोड को फ्रेमवर्क कॉल करता है, लेकिन आप लाइब्रेरी को अपने कोड से ख़ुद कॉल करते हैं। अगर मैं समझाऊं तो कल हमने यहाँ पे यूआरएल लिब का मैंने कोड कल के सेक्शन से कॉपी किया हुआ है। तो कल हमने यहाँ पे ना एक वेब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी थी और हमने ये वाला कोड यूज़ किया था यूआरएल लिब की लाइब्रेरी यूज़ करके। तो ये लाइब्रेरी है, ये हमें बताती है यूआरएल ओपन कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट कैसे काम करता है, और आपने इनको यूज़ कैसे करना है, और रीड का फंक्शन क्या करता है। तो आप इसको जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करें। लेकिन अगर मैं एक पाइथन का फंक्शन लिखूँ सिंपल, जो कि हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो मैं फ्लास्क का फ्रेमवर्क या मैं कोई फ्रेमवर्क अगर यूज़ कर रहा हूँ पाइथन का, तो मैं उसे बताऊँगा कि मैंने ये एक कोड लिख दिया पाइथन का और इसको आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेमवर्क आपके कोड को यूज़ करता है और लाइब्रेरी के कोड को आप यूज़ करते हो। इसको जब हम टेक्निकली प्रैक्टिकली करेंगे तो ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। लेकिन हम फ्लास्क, हाँ, हम पाइथन की बात करें तो हमारे पास पाइथन में हम फ्लास्क फ्रेमवर्क से शुरू करेंगे और हम इसको फिर आगे फास्ट एपीआई पे लेके जाएंगे, जो कि हमारा एक्चुअल मतलब है, लेकिन उस तक जाने के लिए हम फ्लास्क से होके जाएंगे। तो फ्लास्क की बात करें तो फ्लास्क बहुत सिंपल है, पाइथोनिक है। पाइथोनिक का मतलब है कि जेन ऑफ पाइथन को अच्छी तरह से फॉलो करता है। ये इन कंपैरिजन विद जेंगो की बात की जा रही है कि जेंगो जो है वो मोनोलिथिक है, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फ्लास्क जो है उसके मुकाबले में काफ़ी सिंपल है। इसको सीखना आसान है। फ्लास्क एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है। लाइट वेट का मतलब है कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप उन्हीं को बार बार यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शनैलिटी आपको मिलती है बैकएंड के ऊपर। फ्लास्क फ्लेक्सिबल है, आप इसके साथ डेटाबेस जोड़ सकते हैं, आप यूआरएल्स मुख्तलिफ़ किस्म के राउट कर सकते हैं, टेम्पलेट रेंडर कर सकते हैं। अगेन ये सब बातें पता होना लाजमी नहीं है, हम इसको आगे जाके डिटेल से देखेंगे कि इन सब लफ्ज़ों का मतलब क्या है। फ्लास्क जो है कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है, उसमें हमारे पास है कि हमें डेवलपमेंट सर्वर देता है। डेवलपमेंट सर्वर क्या होता है वो भी हम डिटेल से देखेंगे, और हमें वो डीबगर प्रोवाइड करता है। और डेवलपमेंट सर्वर की वजह से हम ऑटो रीलोड कर सकते हैं या हॉट रीलोड कर सकते हैं, और डीबगर की वजह से हम एरर्स देख सकते हैं मीनिंगफुली। इनको हम डिटेल से जब करेंगे तो हम सब चीज़ें डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा अगर फ्लास्क में कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही या कोई चीज़ आपको कम लग रही है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ओवरएम्स के साथ। अपलोड हैंडलिंग उसमें ऐड कर सकते हैं, वैलिडेशंस ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं फ्लास्क में। तो फ्लास्क को हम यूज़ करते हैं। तो फ्लास्क को यूज़ करने के लिए आप लोग
नेट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पाइथन फ्लास्क, तो आपके पास फ्लास्क के लिए डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी जहाँ पे फ्लास्क को कैसे यूज़ करना आपका सारा कुछ लिखा होगा। इसके अलावा मैं जाता हूँ पाइथन के पैकेज मैनेजर वेबसाइट के पास, और यहाँ पे ये बता रहा है कि आप फ्लास्क को अपने पास इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो जब आप पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक पैकेज मैनेजर आता है। नोड के केस में हम npm यूज़ करते हैं, लेकिन npm अकेला नहीं है, और भी चीज़ें हैं। इसी तरह पाइथन के केस में जो डिफ़ॉल्ट आपको पाइथन के साथ ही पैकेज मैनेजर इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम पे वो पिप है। पिप का मतलब है पाइथन इंस्टॉल पैकेज, पाइथन इंस्टॉल पैकेज, पिप की ये फुल फॉर्म है। तो पिप आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, लेकिन पिप अकेली चॉइस नहीं है, आपके पास और भी चॉइस है। आप pdm यूज़ कर सकते हैं, आप हैच यूज़ कर सकते हैं, और अभी कॉमन था कि आप पोइट्री यूज़ करते थे। इनफैक्ट आपको बहुत सारा कोड मिल जाएगा जो पोइट्री में लिखा होगा, जिसमें आपका पैकेज मैनेजर पोइट्री होगा। तो लेकिन अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है यूवी, हम अब यूवी यूज़ करते हैं। यूवी से पहले हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, लेकिन इनमें से कोई भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं था। सब की अपने प्रोज और कॉन्स थे, और सब जो थे ना मुख्तलिफ ओपिनियन रखते थे डेवलपर्स, कि कोई कहते थे पीडीएम यूज़ करें, कोई कहते थे पोइट्री यूज़ करें, कोई सिंपल पिप यूज़ करते थे। लेकिन अब सब जो है सिंगल हैंडेडली यूवी पे मुत्तफिक हैं कि आप यूवी यूज़ कर सकते हैं, और यूवी जो है वो ज़्यादा बेहतर है इन सारों से। तो यूवी अपने पास सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए आप यूवी की वेबसाइट पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे पाइथन यूवी, तो आपको ये पेज मिल जाएगा। और यूवी को इंस्टॉल करने का यहाँ पे तरीका है, आप अपने सिस्टम के मुताबिक कोड रन करेंगे और आपके पास यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन यूवी को यूज़ कैसे करना है उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ना मैं एक अपने पास डेस्कटॉप पे एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, और इसका नाम मैं रखता हूँ फ्लास्क बैकएंड, और इसके अंदर मैं अपने पास वीएस कोड खोलता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे वीएस कोड में हम यहाँ बॉटम पे माउस लेके आ सकते हैं, और जब हमारे माउस का आइकन कुछ इस तरह से हो जाए तो हम इसको ऊपर खींच सकते हैं, तो हमारे पास एक टर्मिनल खुल जाएगा। या हम यहाँ से जाके टर्मिनल यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल और बैक टिक। तो हमारे पास टर्मिनल खुलेगा, और टर्मिनल के थ्रू हम यूवी को यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम जो है एक क्विज़ करेंगे, और मैं जो हूँ ज़रा स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ।